Hello guys, welcome back to my channel Powerpuff Girl. I hope you all are fine and are doing great at your homes. So guys, today I am back again with a new video and the topic of my today's video is spondylitis. But before proceeding further, please like, share and subscribe my channel and press the bell button for further notifications. जो मेरी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की सीरीज़ थी उसके सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़ एंड गिव अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच टॉपिक दैट आई टीच यू. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक. जैसा कि मैंने आज बोला कि आज का जो टॉपिक है वो है स्पॉन्डाइलाइटिस. तो जो ये वीडियो है वो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और जो लेमैन हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ताकि आप जान सकें कि स्पॉन्डाइलाइटिस होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है. आज के वीडियो में स्पॉन्डाइलाइटिस की भी दो पार्ट्स होंगे. जो आज की वीडियो है इसमें मैं डायग्नोसिस तक कवर करूँगी. जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का उसमें मैं आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और फिज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में बताऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो. सबसे पहले स्पॉन्डाइलाइटिस होता क्या है. इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन. जो स्पॉन्डाइलाइटिस होता है उसमें जो हमारे जॉइंट्स है उसकी स्टिफनेस होने लग जाती है, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन जॉइंट स्पॉन्डाइलाइटिस से अफेक्टेड होता है वो होता है सैक्रोइलियक जॉइंट. तो जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है उसमें स्टिफनेस होने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, और इसमें जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट होता है वो होता है सैक्रोइलियक जॉइंट. अब एपिडेमियोलॉजी जिन्हें नहीं पता, जो लेमैन हैं स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा. एपिडेमियोलॉजी वो होती है कि ज़्यादातर किन में होता है. इट में अकर एट एनी एज but usually the age of onset is between 18 to 30 years. जो स्पॉन्डाइलाइटिस है वो किसी भी एज ग्रुप के पीपल को अफेक्ट कर सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन एज लिमिट है वो है 18 to 30 years. मेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन फीमेल्स विद द रेशियो ऑफ 3:1. और जो स्पॉन्डाइलाइटिस है उससे फीमेल्स के कंपैरिजन में जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और इसकी जो रेशियो है वो है 3:1. तो स्पॉन्डाइलाइटिस में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स की, स्पेशली जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट होता है उसका. एंड इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें है कि ये किसी भी एज लिमिट के पीपल को अफेक्ट कर सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन है वो है 18 to 30 years. और इसमें मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स विद अ रेशियो ऑफ 3:1. अब इसकी एटियोलॉजी. ऑल्दो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज़ नॉट नोन, बट जेनेटिक्स प्ले अ की रोल इन दिस. जिनके अंदर जेनेटिक फैक्टर HLA-B27 पॉजिटिव होता है, मेनली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उनमें डेवलप हो जाता है. तो इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है, बट अगर HLA-B27 जीन पॉजिटिव है तो उनमें ये स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो सकता है. अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसके अंदर 6 स्टेजेस आती हैं, और जो पहली स्टेज है वो है साइनोवाइटिस. साइनोवाइटिस का मतलब होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है साइनोवियल मेम्ब्रेन की वो होने लग जाती है, जो कि फर्स्ट स्टेप है. और जो साइनोवाइटिस है वो SI जॉइंट से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो स्पाइन के बाकी रीजन्स को भी अफेक्ट कर देता है. तो इसका जो पैथोजेनेसिस है उसमें सबसे पहले आता है साइनोवाइटिस. साइनोवाइटिस जैसे कि नेम में ही पता चल रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन. जो साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन है वो सैक्रोइलियक जॉइंट से स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो स्पाइन के बाकी रीजन्स है वो उनको अफेक्ट करती है. साइनोवाइटिस के बाद है एंथिसोपैथी. दिस इज़ एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एट द एंथिसिस. एंथिसिस क्या होता है? इट इज़ अ जोन ऑफ लिगामेंटस अटैचमेंट टू द बोन
एंड इट अकर्स कॉमनली इन स्पाइन एंड नियर द पेल्विस। सबसे पहले होता है साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस के बाद होता है एंथिसिपोपैथी। इसके अंदर जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है एंथिसिस का वो होता है, एंथिसिस होता है जोन ऑफ लिगामेंटस अटैचमेंट टू द बोन, और ये अकर होता है मोस्ट कॉमनली इन स्पाइन एंड नियर द पेल्विस। उसके बाद होती है कैप्सुलर इन्फ्लामेशन। कैप्सुलर इन्फ्लामेशन जो होती है वो साइनोवियम और लिगामेंट की इन्फ्लामेशन के बाद अकर होती है। जो साइनोवाइटिस था वो हमारा फर्स्ट स्टेप था, उसके बाद एंथिसिपोपैथी आया, और फिर उसके बाद कैप्सुलर इन्फ्लामेशन। जो कैप्सुलर इन्फ्लामेशन है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन के बाद अकर होती है। उसके बाद है कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एंड बोनी इरोजन। Cartilage of the involved joint gets destroyed and bone becomes eroded. This occurs due to the inflammation of the particular structures. जैसे कि हमने पहले जो 3 स्टेप्स पढ़े उनके वजह से जो इन्वॉल्व जॉइंट है, जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, उसका जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और उसकी जो बोन है वो इरोड होने लग जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से। ये 4th स्टेप था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑसिफिकेशन। ऑल द अबव फैक्टर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स एट द एजेस ऑफ द बोन्स एंड ब्रिजिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज along the outer layer of the disc. This is known as marginal syndesmophyte formation. जो भी अबव फैक्टर्स थे जो कि हमने पढ़ा कि साइनोवाइटिस हो जाता है, कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है, बोन इरोड होने लग जाती है, जो एंथिसिस है उसका इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, उसकी वजह से न्यू बोन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाती है बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज़, और इसे हम बोलते हैं मार्जिनल सिंडेस्मोफाइट फॉर्मेशन। और जो ऑसिफिकेशन होती है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट अलोंग विद द अदर लिगामेंट्स ऑफ द स्पाइन में होती है। और जो पैथोजेनेसिस का लास्ट स्टेप है वो है बोन एनकाइलोसिस। बोन एनकाइलोसिस में जो फ्यूजन है वर्टिब्रा की वो होने लग जाती है और इसमें बैम्बू स्पाइन है। जो बैम्बू स्पाइन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। जब बोन की फ्यूजन होने लग जाती है द पेन में सबसाइड बट द स्पाइन बिकम्स परमानेंटली स्टिफ। स्टिफनेस की वजह से बैम्बू स्पाइन हो जाता है और इसको हम बोलते हैं बोन एनकाइलोसिस। तो जो हमारी पैथोजेनेसिस था उसके अंदर साइनोवाइटिस था, एंथिसोपैथी था, कैप्सुलर इन्फ्लामेशन था, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एंड बोन इरोजन था, उसके बाद था ऑसिफिकेशन, और जो लास्ट स्टेप था वो था बोन एनकाइलोसिस। तो ये इसके पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि पहले साइनोवाइटिस होता है। साइनोवाइटिस में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है अराउंड द सैक्रोइलियक जॉइंट, उससे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, और उसके बाद वो अफेक्ट करती है बाकी रीजन्स ऑफ द स्पाइन। जो एंथिसोपैथी है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लग जाती है एंथिसिस की, और जो एंथिसिस होता है वो होता है साइट ऑफ और जोन ऑफ लिगामेंटस अटैचमेंट टू द बोन। एंथिसोपैथी के बाद होता है कैप्सुलर इन्फ्लामेशन, और जो कैप्सुलर इन्फ्लामेशन है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन के बाद डेवलप होने लगता है। फिर उसके बाद है कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एंड बोनी इरोजन। जो बोन है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाती है और जो इन्वॉल्व जॉइंट का कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद न्यू बोन की फॉर्मेशन होने लग जाती है, और जो लास्ट में इसका प्रोमिनेंट फीचर है बैम्बू स्पाइन वो आने लग जाता है। तो ये था पैथोजेनेसिस। तो आज की जो वीडियो है जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे, और इसमें मैंने अभी तक डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस बताया है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है डायग्नोसिस बनाने में, वो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। कि जिन पेशेंट्स को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, उनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, जिससे हम एक फाइनल डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो है पेन एट द साइट ऑफ टेंडन इंसर्शन लाइक हील एंड पेल्विक गर्डल। आपकी जो हील है और जो पेल्विक गर्डल है
उसमें पेशेंट कंप्लेंट कर सकता है कि उसे पेन है। नेक्स्ट है पेन एंड स्टिफनेस ऑफ लोअर बैक सैक्रोइलियक जॉइंट दैट में रेडिएट डाउन द लेग्स। जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी कंडीशन का। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो पेशेंट बताएगा वो है कि उसको पेन होगी, हील में होगी, लोअर बैक में होगी, सैक्रोइलियक जॉइंट में होगी और वो रेडिएट करेगी लेग्स में। उसके बाद है पेन वर्सन्स एट नाइट। पेन वर्सन्स एट नाइट का मतलब है कि जो पेशेंट है उसको रात को पेन ज़्यादा फील होगी। स्टिफनेस जो होगी वो मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा होगी, और अगर पेशेंट रेस्ट की कंडीशन में है उसके बाद भी उसको स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा फील होगी। जो पेन है वो नाइट टाइम में ज़्यादा होगी और जो स्टिफनेस है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। उसके बाद जो पेशेंट कंप्लेंट कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, पेन एंड स्टिफनेस इन अदर जॉइंट्स ऑल्सो। जो हमारा नेक है, अपर बैक है, शोल्डर है, नी है, फीट है, पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि उसको इन एरियाज़ में भी पेन फील हो रहा है। और इसमें चेस्ट पेन भी हो सकता है ड्यू टू द ऑसिफिकेशन ऑफ द कॉस्टोवर्टिबल जॉइंट्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट और लंग। अगर कॉस्टोवर्टिबल जॉइंट्स की जो ऑसिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गई है या फिर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है हार्ट या लंग की, तो पेशेंट को चेस्ट पेन भी फील हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आई पेन हो सकता है, विजुअल चेंजेस हो सकते हैं, इंक्रीज्ड वाटरिंग। इंक्रीज्ड वाटरिंग का मतलब है कि पेशेंट की आंखें हमेशा वाटरी रहेंगी, हमेशा उनके अंदर पानी रहेगा। उसके बाद फटीग हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, उसे भूख कम लग सकती है। पर ये जो सिम्टम्स है ये लेस कॉमन है। जो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स थे वो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हील में पेन हो सकती है, सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन हो सकती है, लोअर बैक में पेन हो सकती है। जो पेन है वो नाइट में ज़्यादा होगी और जो स्टिफनेस है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। जो बाकी एरियाज़ हैं जैसे कि शोल्डर है, नेक है, अपर बैक है, उनमें भी पेन हो सकती है। और अगर कॉस्टोवर्टिबल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट एंड लंग की इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे चेस्ट पेन भी हो सकता है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले है कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम। जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं जो 3rd या 4th ईयर में हैं, अगर उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वो पढ़ चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम क्या होता है। फिर उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, रिड्यूस्ड चेस्ट एक्सपेंशन एंड वाइटल कैपेसिटी एंड रिस्क ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको स्पॉन्डिलाइटिस के पैथोजेनेसिस में बताया कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, बोन इरोजन स्टार्ट हो जाता है, ऑसिफिकेशन होने लग जाती है, एंकाइलोसिस स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं स्पॉन्डिलाइटिस की। फिर उसके बाद है इसका डायग्नोसिस में सबसे फर्स्ट है ESR। इट इज़ कॉमनली रेज्ड इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इसमें जो HLA-B27 जीन होता है वो पॉजिटिव आता है, जो कि काफ़ी हद तक डायग्नोस करने में हेल्प करता है स्पॉन्डिलाइटिस को। और उसके बाद हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें जो वाइटल एंड टोटल लंग कैपेसिटी है वो डिमिनिश्ड होगी और जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद इसमें कुछ एक्सरे फाइंडिंग्स भी हैं, जैसे कि इसमें नैरोइंग हो सकती है जॉइंट स्पेस की, और जो हमारा स्क्वेयरिंग है वो हो सकती है वर्टिब्रल बॉडी की, दैट इज़ जो उसका एंटीरियर कनकेविटी है वर्टिब्रल बॉडी की वो लॉस हो सकती है। और इसमें होता है रोमनस साइन। रोमनस साइन का मतलब है इरोजन सराउंडेड बाय द स्क्लेरोसिस एट द मार्जिन्स ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। अर्थराइटिक चेंजेस हो सकते हैं, एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन हो सकता है, और जो एपोफिजियल जॉइंट्स है उनकी फ्यूजन हो सकती है। और उसके बाद इसकी क्लिनिकल क्राइटेरिया में लो बैक पेन और स्टिफनेस जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मंथ से ज़्यादा हो सकती है। थोरैसिक रीजन में पेन एंड स्टिफनेस होगा।
जो लंबर स्पाइन होती है हमारा, उसका जो मोबिलिटी है, मोशन है, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगा और जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगी। तो आज की जो मेरी वीडियो थी उसका टॉपिक था एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें आज फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने डिस्कस किया डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड डायग्नोसिस। जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा वो कंक्लूजन पार्ट होगा और उसमें मैं डिस्कस करूँगी फिजिकल एग्जामिनेशन एंड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इन स्पॉन्डिलाइटिस। So I am again saying please do like, share and subscribe my channel and press the bell button for further notifications and I really hope कि आज की जो मेरी वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए भी और लेमैन के लिए भी, ताकि आपको पता चले कि जो स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन है वो क्या होती है और इसमें जो हमारा मेन पीटी ट्रीटमेंट है वो क्या है। सो गाइज, थैंक्स फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।